नमस्कार दोस्तों, मैं ललित सोनी दृष्टि आईएएस की न्यूज ऑन मैप वर्ल्ड सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। इस एपिसोड में हम लोग कुछ ऐसी लोकेशंस के बारे में बात करेंगे जो कि पिछले हफ्ते विश्व भर में चर्चा में रही हैं। अगर आपने यूपीएससी का एग्जाम कभी दिया है या फिर अगर आपने पीवाईक्यूज भी देखे हैं तो आपको एक बात तो समझ में आ चुकी होगी कि वर्ल्ड मैप से भी कई बार डायरेक्टली सीधे सीधे सवाल पूछ लिए जाते हैं कि ये सिटी कहाँ लोकेटेड है। पिछले साल ये सिटी यहाँ पे कोई केओस हुआ था, यहाँ पे कोई क्राइसिस हुआ था जिसकी वजह से ये चर्चा में रही थी, ये कहाँ लोकेटेड है। लेकिन कई बार हम सोचते हैं कि ये लोकेशंस कहाँ से पूछी जा रही है। कई बार ऐसा होता है कि हमें लोकेशन पता होती है, कई बार ऐसा होता है कि लग रहा है कि यार इसको कहीं देखा ही नहीं है। ऐसा इसलिए है कि जनरली जो छोटी छोटी घटनाएं होती है उनके बेसिस पे भी यूपीएससी सवाल पूछ लेती है। बड़ी घटनाएं अगर देखें, रशिया यूक्रेन की वॉर हो गई या इजराइल हमास का इशू हो गया या फिर अगर आप सीरिया में गवर्नमेंट चेंज हुई उसके बारे में बात करना, ये बड़ी घटना है। इसकी वजह से तो सवाल आना जायज बात है, लेकिन इसके अलावा भी कई बार छोटी छोटी घटनाओं के लिए भी जो है यूपीएससी सवाल पूछ लेती है। अब इसी तर्ज पे हमने ये एपिसोड स्टार्ट किया था जिसके अंदर हम लोग ऐसी लोकेशंस के बारे में बात करते हैं जो कि पिछले हफ्ते चर्चा में रही होंगी। आइडिया है कि हम न्यूज पे ज्यादा फोकस ना करें, फोकस करें उस लोकेशन पे, क्योंकि यूपीएससी आपको न्यूज के बारे में नहीं पूछता है। यूपीएससी पूछता है कि रिसेंटली ये चर्चा में रही थी और ये लोकेशन कहाँ पे स्थित है। तो उसी के बेसिस पे हम लोग कुछ लोकेशंस आज भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दृष्टि आईएएस के नोएडा सेक्टर 15 सेंटर पे आईएजीएस फाउंडेशन कोर्स फॉर प्रीलिम्स और मेंस के लिए एक इंटीग्रेटेड कोर्स स्टार्ट करेंगे ऑफलाइन बैच के लिए। और हिंदी माध्यम के लिए ये बैच जो है 16 जनवरी को सुबह 11:30 बजे स्टार्ट होगा। इंग्लिश मीडियम के लिए ये बैच 9 जनवरी को शाम 6 बजे स्टार्ट होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 8750187501। मैं नंबर लिख लेता हूं 8750187501, या फिर आप दिए गए एड्रेस पे जाकर के डायरेक्टली सेंटर पे विजिट कर दीजिए और वहां पे आप अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं जो कि आपको पिछले हफ्ते दिया गया होगा। अराल सागर की सीमा किन किन देशों से स्पर्श करती है? उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान या फिर कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। अब यहाँ पे उत्तर जो है आपका वो डी है, बिल्कुल सही उत्तर है। कई लोगों ने सही जवाब दिया भी था। अब यहाँ पे आप देखिए, ये आपका मैप है। अब ये अराल सी है। अराल सी एक ऐसा सागर है, आप यूं कहें कि एक लैंडलॉक सी है, भूमध्य, या फिर यूं कहें कि इससे आप देखेंगे कि चारों तरफ ये लैंड से, ठीक है, धरती के साथ, स्थल के साथ इसकी सीमा रहती है और ये किसी सागर से डायरेक्टली जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए ये अराल सी है। अब यहाँ पे दो देश है, एक तो कजाकिस्तान है जो कि उत्तर की तरफ है और यहाँ पे उज्बेकिस्तान नीचे की तरफ आपको दिखेगा। तो ये दो देश हैं जो अराल सी के साथ आप देखेंगे कि जो इनकी सीमा स्पर्श करती है। ठीक है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। कुवैत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुवैत की पूर्वी सीमा अरब की खाड़ी से, दक्षिणी और दक्षिण पश्चिमी सीमा सऊदी अरब से तथा उत्तरी और पश्चिमी सीमा इराक से लगती है। फिर दूसरा है कि भौगोलिक दृष्टि से कुवैत को अरब प्रायद्वीप के उत्तर पूर्व का आउटलेट माना जाता है। आउटलेट का मतलब ऐसे आने जाने के लिए, वहां से आप यूं समझेंगे कि सुविधा है। आउटलेट का जनरली मतलब होता है बाहर जाने का रास्ता। ठीक है, लेकिन अगर आप बाहर जा सकते हैं किसी रास्ते से तो अंदर भी तो आ ही सकते हैं। तो इसलिए आप देखेंगे कि पहला स्टेटमेंट अगर आप देखें कि पूर्व की ओर सीमा जो है अरब की खाड़ी से। अब आप देखिए ये कुवैत वाला जो आपको मैप दिख रहा है, ये जो एरिया है ये आपका अरब की खाड़ी, जिसको आप अगर एक्सटेंशन में देखें तो पर्शियन गल्फ वाला एरिया, तो एक ये हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखेंगे कि इसकी जो नीचे की तरफ यहाँ पे आप सीमा देखेंगे तो वो सऊदी अरेबिया से लगती है। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ दिया हुआ होगा कि दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी सीमा सऊदी अरब से लगती है। ठीक है, तो ये आपकी दक्षिणी और दक्षिण पश्चिमी सीमा जो है सऊदी अरब से लगती है। यहाँ पे देखिए आपको उत्तर पश्चिम सीमा और उत्तर की सीमा जो है इराक से लगती है। ठीक है, उत्तरी और पश्चिमी सीमा इराक से लगती है, ये बात भी सही है। तो ये स्टेटमेंट आपका पूरा सही हो गया। दूसरा है भौगोलिक दृष्टि से कुवैत को अरब प्रायद्वीप के उत्तर पूर्व का आउटलेट माना जाता है। अगर आप इसको देखेंगे, ये आपका अरेबियन पेनिनसुला है इस तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे इसके उत्तर पूर्व में यहाँ पे ये आउटलेट है जो कि सीधा आपके यहाँ पे जो है अरब सागर में खुलता है। तो आप यूं कहेंगे कि इसको आउटलेट माना जाता है, बिल्कुल सही बात है। तो ये भी आपका सही है, ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका पनामा से रिलेटेड। पनामा नहर अभी रिसेंटली चर्चा में थी, क्योंकि क्या हुआ कि ये नहर, आपको पता है पनामा जो कंट्री है उसके अंतर्गत है, लेकिन ये नहर बनाने में यूएसए का योगदान रहा था और एक वक्त तक यूएसए ने इस नहर को ऑपरेट किया है। उसके बाद ये नहर जो है उन्होंने पनामा को सौंप दी थी। बट अभी कुछ वजह से ये कहा जा रहा है कि यूएसए शायद इसका फिर से कंट्रोल लेने की बात कर रहा है, क्योंकि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया था जिसकी वजह से ये चर्चा में रहा है।
ठीक है, तो देख लीजिए, पनामा नहर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक मानव निर्मित जल मार्ग है जो पनामा के इस्थमस के पार अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को जोड़ता है। ठीक है, ये देखेंगे, पहली बात यहां पूछ रहा है कि ये मानव निर्मित है, तो जैसा कि मैंने बताया इसको बनाने में यूएसए का योगदान रहा है, तो ऑब्वियसली यूएसए के द्वारा बनाया गया है, तो मतलब किसी मानव के द्वारा ही बनाया गया, तो ये मानव निर्मित है। दूसरा, पनामा के इस्थमस, इस्थमस का मतलब होता है कि दो बड़े बड़े लैंड मास को अगर कोई जगह जोड़ती है। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो उत्तरी अमेरिका है और दक्षिणी अमेरिका है, उनकी स्थिति कुछ इस तरीके की है। ये आपकी उत्तरी अमेरिका है, ठीक है, और ये आपकी दक्षिणी। अब आप देखेंगे यहां पे ये एक कॉन्टिनेंट है, एक जो है भूमि का हिस्सा है और दूसरा हिस्सा यहां पे है, और ये दोनों को यहां पे जुड़ता है पनामा में कहीं पे। तो अगर हम लोग बोलते हैं जल संधि होती है जो दो बड़े बड़े सागरों को जोड़ती है या दो बड़ी बड़ी जल राशियों को जोड़ती है, वैसे ही इस्थमस होती है जो आपके दो बड़े बड़े भूभागों को जोड़ती है। ठीक है, तो ये इस्थमस जो है पनामा में है और उसी को काट करके ये नहर बनाई गई थी। ठीक है, पनामा नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागरों के बीच ऊंचाई के अंतर को प्रबंधित करने के लिए एक परिष्कृत अवरोध प्रणाली का उपयोग करती है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन पहले ये बोल रहा है कि ये पनामा इस्थमस के पार अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। पहले मैप देख लेते हैं। ये देखिए, ये आपके साउथ अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, और ये आपका यहाँ पे उत्तरी अमेरिका है। ये मैक्सिको जो है सेंट्रल अमेरिका का पार्ट है। अब देखिए, ये आपका एक भूभाग का हिस्सा है, ये दूसरा भूभाग का हिस्सा है, और यहाँ पे ये पनामा है जो इनको जोड़ता है। इस जगह को आप बोलेंगे पनामा इस्थमस। ठीक है, अब ये इस्थमस को काट करके यहाँ पे एक नहर बनाई गई जिसका नाम है पनामा नहर। अब ये नहर क्यों बनाई गई? ताकि प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर जाने के लिए ये रास्ता यूज किया जा सके। ठीक है, ट्रेडमार्क कह दें, मरीन सी रूट कह दें, इसके लिए ये बनाया गया था। तो ये बात तय हो गई कि प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक महासागर और यहाँ पे अटलांटिक को जोड़ने का ये काम करता है। ठीक है, दूसरा अगर आप यूं देखें कि दो भूभाग यानी कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ने का काम करता है ये पनामा इस्थमस। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो आपका बिल्कुल सही हो गया। दूसरा है, पनामा नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागरों के बीच ऊंचाई के अंतर को प्रबंधित करने के लिए परिष्कृत अवरोध प्रणाली का लॉक एंड गो सिस्टम जो है उसको यूज करती है। आप देखिए यहाँ पे पिक्चर देख पा रहे हैं, तो आप देखिए ये अटलांटिक सागर है, उधर की तरफ प्रशांत महासागर है आपका। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए ये स्तर जो है चट्टान कुछ इस तरीके से है कि इनका स्तर ऊपर नीचे है। ठीक है, अब जो है यहाँ जहाज आया, अब जहाज ऐसे टेढ़ा तो नहीं चल सकता इसके ऊपर, तो इसके लिए क्या एक व्यवस्था की गई कि एक लॉक एंड गो सिस्टम जो है इजाद किया गया। आप देखिए, जब ये आपका जो बोट है वो यहां आएगी, ये वाला हिस्सा खुल जाएगा। जैसे ये खुलेगा ये इसके अंदर जाएगी और ये वापस लॉक हो जाएगा। जैसे ये लॉक होगा तो ये वाला हिस्सा जो है नीचे की तरफ आ जाएगा और ये पानी जो है वो यहां आ जाएगा। जैसे ये पानी यहां आएगा, पानी का स्तर जो है ऊपर की तरफ हो जाएगा, पानी का स्तर बढ़ जाएगा। जब पानी का स्तर बढ़ जाएगा तो ये जो है नाव आगे की तरफ जाकर के यहां रुक जाएगी। जैसे ये नाव यहां जाएगी, आप इसको वापस बंद करेंगे। जैसे ये बंद होगा और फिर ये गेट खोला जाएगा, यहां का पानी इसके अंदर आएगा, फिर ये इसका स्तर बढ़ेगा। जैसे इसका स्तर बढ़ेगा तो यहां की जो नाव है वो आगे की तरफ बढ़ेगी। ठीक है, सिमिलरली जब ये नाव यहां आ जाएगी, ठीक है, अब जो है इसको खोला जाएगा। इसका जब पानी इधर आएगा तो इस पानी के स्तर को जब बढ़ेगा तो ये नाव ऊपर की तरफ आएगी और ये आगे तरफ बढ़ेगी। ठीक है, ये जो है गुटल लेक है जो कि वहीं पे स्थित है। तो इस तरीके की एक प्रणाली बनाई गई थी जिसको हम लोग बोलते हैं परिष्कृत अवरोध प्रणाली या फिर लॉक एंड गो सिस्टम। अब ये दोनों ही स्टेटमेंट अपने आप में सही है जो कि हमने देख लिया है। मानव निर्मित जलमार्ग है जो पनामा के इस्थमस के पार अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ता है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा है कि पनामा नहर अटलांटिक एवं प्रशांत महासागरों के बीच ऊंचाई के अंतर को प्रबंधित करने के लिए एक परिष्कृत अवरोध प्रणाली यानी कि लॉक एंड गो सिस्टम का उपयोग करती है। ये बात भी सही है। आपसे पूछा जा रहा है कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है, जैसे आपसे पूछा गया कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है, इसका मतलब है कि आपका ऑप्शन जाएगा डी इसका आंसर, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यह मध्य यूरोप का एक छोटा सा पहाड़ी देश है और आल्प्स पर्वतों, झीलों और घाटियों के लिए जाना जाता है। यह एक स्थलरुद्ध देश है जिसकी सीमा फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और लिechtenstein से लगती है। यह यूरोपियन संघ और नाटो का सदस्य नहीं है। उपयुक्त जो विवरण है वो किस देश के बारे में दिया जा रहा है? स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे या फिर स्वीडन। अब यहाँ पे पहली बात है कि ये मध्य यूरोप का देश है। ठीक है, छोटा पहाड़ी देश है और जो आल्प्स पर्वत है और झीलों और घाटियों के लिए जाना जाता है। ये सिंपल सा जनरल स्टेटमेंट है। अगर आपको पता है कि आल्प्स पर्वत कहाँ है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। फिर दूसरा देख लेते हैं, यह एक स्थलरुद्ध देश है, मतलब लैंडलॉक कंट्री है। ठीक है, जिसकी सीमा फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और लिechtenstein से लगती है। ठीक है, और तीसरा है कि यह संघ जो है नाटो और यूरोपियन संघ का सदस्य नहीं है। ये हम लोग बाद में देखते हैं, पहले इन दोनों की बात करते हैं। यहाँ पे आप मैप देखिए,
मध्य यूरोप की बात हो रही है, यहाँ पे देखिए फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया, लिंक्टेनस्टीन और जर्मनी, ये जो देश है वो इसके साथ सीमा बना रहे हैं, और ये देश है आपका स्विट्जरलैंड। पहली चीज। दूसरा उन्होंने बोला कि आल्प्स पर्वत जो है, पहाड़ियां हैं यहाँ पे, तो देखिए ये आपकी जर्मनी का मैप है। अगर आप देख पाएंगे यहाँ पे, ये जो देखिए ये जो पर्वत श्रृंखला यहाँ पे होगी वो अल्प्स है, ठीक है। तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे जो बात हो रही है वो बिल्कुल स्विट्जरलैंड की बात हो रही है, ठीक है। अब आते हैं वापस इस जगह पे, यूरोपीय संघ और नाटो का सदस्य नहीं है। स्विट्जरलैंड फेमस इसीलिए है कि वो हमेशा न्यूट्रल रहा है, ठीक है। हमेशा इसकी पोजीशन रही है, किसी खेमे में नहीं रहा है, न्यूट्रल रहा है, जिसकी वजह से आप पाएंगे कि बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके हेडक्वार्टर जो है यहाँ पे स्थित है, ठीक है। तो उसकी वजह से स्विट्जरलैंड काफी फेमस है। ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी पूर्वी सीमा कैस्पियन सागर से लगती है, इसकी उत्तरी और पश्चिमी सीमा कॉकेशस पर्वतों से ढका हुआ है। पानी, रेत, गैस, तेल के साथ उद्गारित मिट्टी के ज्वालामुखी इस क्षेत्र की एक अनूठी विशेषता है। आपसे पूछा जा रहा है किस क्षेत्र के बारे में बात हो रही है, अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान या फिर जॉर्जिया, ठीक है। अब आ जाते हैं मैप के ऊपर। सबसे पहले बोला पूर्वी सीमा जो है कैस्पियन सागर से लगती है, ये आपका अजरबैजान यहाँ पे लोकेशन है, जो कि आप कह सकते हैं कि यूरोप में है। यहाँ पे देखिए आप, ये आपके एशिया का पार्ट है, सॉरी यूरोप का नहीं, क्योंकि टर्की जो है, टर्की एक ऐसी है जो आधी एशिया में आती है और आधी यूरोप में आती है। ये आपके यहाँ पाएंगे आप कि रशिया से जस्ट थोड़ा सा नीचे, ठीक है। यूं कहे कि यूरोप और रशिया और ये जो एरिया है इसके कहीं बॉर्डर पे यही पड़ता है। तो यहाँ पे आप देखिए कि कैस्पियन सी इसकी पूर्वी सीमा, ठीक है। ये बात एक फैक्ट हो गई आपकी। फिर दूसरा है, इसकी उत्तरी और पश्चिमी सीमा कॉकेशस पर्वतों से ढका हुआ है, ठीक है। तो आप यहां पे देख लीजिए, इसके ऊपर अगर कॉकेशस मिलते हैं अगर आपको, ये देखिए ये अजरबैजान है, ये अजरबैजान है, इसके ऊपर आप देखेंगे ये कॉकेशस माउंटेन है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये बात भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, स्टेटमेंट तो खैर दोनों सही है। पानी, रेत, गैस और तेल के साथ उद्गारित मिट्टी के ज्वालामुखी इस क्षेत्र की विशेषता है। हमने देख लिया ये सारे स्टेटमेंट जो है वो किसके लिए सही हो रहे हैं, अजरबैजान के लिए। तो आपका जो उत्तर भी होगा वो अजरबैजान होगा, यानी कि पहला ऑप्शन जो है, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है, अजरबैजान, ठीक है। अगला सवाल है कि जॉर्जिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कॉकेशस क्षेत्र में स्थित एक देश है जिसकी पश्चिमी सीमा काला सागर से लगती है। जॉर्जिया की सीमाएं रूस, ईरान और तुर्कमेनिस्तान से लगती है। पहला स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे तो वो पूछ रहा है कि कॉकेशस क्षेत्र में है कि नहीं है, तो पहले देख लेते हैं। और दूसरा है कि इसकी जो पश्चिमी सीमा है वो कहां से लगती है। देखिए ये आपकी ग्रेटर कॉकेशस रीजन है, माउंटेन्स है, तो ये कह सकते हैं कि हाँ जॉर्जिया की जो स्थिति है वो कुछ इस तरीके की है कि कॉकेशस से लगती है, ठीक है। फिर बोला गया पश्चिमी सीमा जो है वो काला सागर से लगती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। ये दोनों स्टेटमेंट तो आपके सही हो गए, ठीक है। और नेक्स्ट जो है आपका है, जॉर्जिया की सीमाएं रूस, ईरान और तुर्कमेनिस्तान से लगते हैं। ये देख लीजिए ऊपर रूस से लग रही है, ठीक है। फिर यहां पे आप देखेंगे अर्मेनिया से लगती है, अजरबैजान से लगती है, टर्की से लगती है, ठीक है। यहां पे दो नाम और दिए गए हैं, आप देखिए ईरान, ईरान इसके आसपास भी नहीं है, ठीक है। ईरान आप देखेंगे कि कहीं ऐसी कोई सीमा ईरान की नहीं लग रही है, ठीक है। दूसरा है आप तुर्कमेनिस्तान, तो आप कह सकते हैं ये स्टेटमेंट तो आपका गलत हो गया। पहला स्टेटमेंट सही है, यानी कि केवल एक, जो ऑप्शन ए जो है आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। लेबनान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी समुद्री सीमा भूमध्य सागर से स्पर्श करती है। दूसरा है कि इसकी सीमा केवल इजराइल और सीरिया से स्पर्श करती है। कौन सा कथन सही है, ठीक है। इसकी समुद्री सीमा भूमध्य सागर से स्पर्श करती है, इसका मैप देख लेते हैं, इजी हो जाएगा हमारे लिए। ये देखिए अगर हम लेबनान की पोजीशन की बात करें, इजराइल के ऊपर की तरफ है और भूमध्य सागर से इसकी सीमा लगती है। ये मैप आपको ज्यादा अच्छे से देखने को मिलेगा। ये देखिए ये इजराइल है, इजराइल के ऊपर है ये लेबनान, और ये सीमा जो है भूमध्य सागर से लगती है। ये बात बिल्कुल ठीक है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट आप देख लीजिए, पहला तो सही है, दूसरा इसकी सीमा केवल इजराइल और सीरिया को स्पर्श करती है। देखिए यहां पे ये है लेबनान की स्थिति, नीचे की तरफ इजराइल है और इस तरफ पूरा ये सीरिया का पार्ट है। तो ये बात भी सही है कि इसकी सीमा केवल इजराइल और सीरिया से लगती है। तो कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट भी सही है, ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। लेबनान चर्चा में अभी इसलिए था क्योंकि बिकॉज हिजबुल्लाह एक ग्रुप है जो कि ईरान से सपोर्ट प्राप्त करता है और इजराइल के खिलाफ यहाँ पे साउथ लेबनान में काफी एक्टिव था, ठीक है। और अभी इजराइल ने काफी अटैक्स किए वहां पे और इसकी वजह से ये ग्रुप जो है काफी कमजोर हो गया था और ये इसलिए चर्चा में भी था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के संबंध में या संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह देश अटलांटिक महासागर के साथ 40 किलोमीटर की तट रेखा साझा करता है। यह देश उत्तर में कैमरून और अंगोला से घिरा हुआ है। यहाँ पे आपको देखना कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है कि अटलांटिक महासागर के साथ 40 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। देखिए, ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है। कहां है ये आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये कौन से कॉन्टिनेंट में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप, ये छोटी सी सीमा यहाँ पे जो दिख रही है, ये 40 किलोमीटर की सीमा है जो अटलांटिक सागर के साथ ये साझा करता है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही हो गया यहाँ पे। ठीक है, दूसरा है कि यह देश उत्तर में कैमरून और अंगोला से घिरा हुआ है। अब आप यहाँ देखिए, उत्तर में साउथ सूडान है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, कैमरून इस तरफ है, कैमरून जो है वो इस तरफ है, जिसकी वजह से आप कहेंगे कि इसकी सीमा साझा होती नहीं है। दूसरा है कि जो दूसरा नाम लिया गया था अंगोला, अंगोला इसके दक्षिण में है, उत्तर में है नहीं। तो इस हिसाब से दूसरा स्टेटमेंट तो है पूरी तरह से आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया आपका कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, यानी कि दूसरा सही नहीं है, तो ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ सही उत्तर होगा। ठीक है, अब देखते हैं आखिरी सवाल जो कि आपके अभ्यास के लिए है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नेपाल देश का लगभग 75% भाग पर्वतों से ढका हुआ है। दूसरा है नेपालगंज और विराटनगर भारतीय सीमा के पास स्थित नेपाली क्षेत्र है। कौन सा या कौन से कथन यहाँ पे सही है? तो आपको ये अटेम्प्ट करना है और हमें जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा चाहूंगा, और सिंस ये इस साल का पहला वीडियो है तो हैप्पी न्यू ईयर और हैव अ नाइस डे। थैंक यू। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।